स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 पाठ 10। पाठ का विषय है स्वतंत्रता के बाद। तो बच्चों, जब हमने पिछला पाठ पढ़ा था तो उस पाठ में हमने आपको बताया था कि हमारा भारत ने जो है गणतंत्र दिवस एक मनाया था 26 जनवरी 1930। लेकिन हम पूर्ण रूप से जब आज़ाद हुए थे वो था 15 अगस्त 1947 का दिन। इस दिन जो है भारत और पाकिस्तान जो हैं अलग अलग दो देश बन गए थे। तो हमने जो है पूर्ण रूप से अपने स्वराज्य को 1947 में जो है स्थापित किया था। तो जब हम पूर्ण स्वतंत्र हो गए थे, पूर्ण रूप से भारत एक अलग राष्ट्र बन गया था, देश बन गया था, तो जो है उसके बाद हमारे देश में क्या हुआ वह सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो हम बच्चों पाठ शुरू करते हैं। पाठ है स्वतंत्रता के बाद, पाठ 10 कक्षा 8। तो इसमें क्या है, एक नया राष्ट्र और खंडित राष्ट्र। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने जो है वो बहुत बड़ी चुनौतियां आई। बंटवारे की वजह से क्या हुआ कि 80 लाख जो शरणार्थी थे पाकिस्तान से भारत आ गए थे, इन लोगों के रहने का इंतज़ाम, उनको रोज़गार देना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद रियासत की समस्या थी। तकरीबन 500 रियासतें राजा या नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। शरणार्थी और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। तो अब बच्चों, जैसे जब हम भारत और पाकिस्तान जब दो अलग अलग देश बन गए तो पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे थे वो जब भारत आए तो उनकी क्या संख्या थी, वो 80 लाख लोग थे जिनको एक शरणार्थी का नाम दिया गया। और ऐसे ही बहुत से जो हैं मुस्लिम लोग जो हैं वो कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान। तो फिर जब जो लोग भारत में आए उन लोगों का, क्योंकि उन लोगों के घर तो पाकिस्तान में बसे हुए थे, वो अपना वहाँ पर सब कुछ छोड़ छाड़ के, उनका रोज़गार वहाँ था, उनका सब कार्य घर सब वहाँ था। तो जब वो इस देश में आए, भारत में आए अपने देश में, तो उनको यहाँ पर फिर से नया घर देना, उनको काम देना, यह सब जो है सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और उस समय पर क्या था कि उस समय पर जो है राजाओं का शासन होता था। तो बहुत सी जो रियासतें ऐसी थी जहाँ पर अभी भी जो है राजा लोग थे, राजा जो है राज्य कर रहे थे, अपना कार्य कर रहे थे, उन सबको भी इस राष्ट्र में शामिल होने के लिए मनाना था, तैयार करना था। क्योंकि अब देखो, एक राजा से उसका महल लेकर उस महल में आप ऑफिस बना रहे हो, कर रहे हो, तो इन सब के लिए राजाओं को तैयार करना एक बहुत बड़ी सरकार के सामने क्या थी, चुनौती थी। तो देखो फिर कैसे हुआ, ये हम आगे पढ़ते हैं। और जब राष्ट्र बना, अब जिस तरह से एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो आप देख सकते हो बच्चों, सोच सकते हो उस बच्चे को किस तरह से आप धीरे धीरे बड़ा करते हो। इसी तरह से जो हमारा देश का जब जन्म हुआ था तो उस देश को आपने किस तरह से विकास की ओर ले जाना था, यह एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। आप यहाँ पर जो यह चित्र देख रहे हो, यह चित्र है इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन। यह फरवरी 1948 का चित्र है। जब अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वह गांधी जी के इस दृढ़
विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठा रहना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। अब देखो क्या हुआ। अभी हमारे देश को आज़ाद हुए 6 महीने ही हुए थे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। और जो उनकी हत्या थी वो किसने की? नथुराम गोडसे ने। क्योंकि वो गांधी जी के उनको गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद था कि हिंदू और मुसलमानों को एक साथ रहना चाहिए। और इस वजह से उन्होंने क्या किया, 30 जनवरी को 1948 को नथुराम ने महात्मा गांधी को गोली मार दी और जिससे उनकी हत्या हो गई। अब आप आगे देखें। 1947 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति और नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावों में भारी फर्क था। उनके खान पान और काम धंधों में भी बहुत अंतर था। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है 1947 में भारत की आबादी जो थी वो कितनी थी हमारी? 34.5 करोड़। और यह आबादी जो है वो बटी हुई थी। किस तरह से बटी हुई थी? इसमें कुछ लोगों को ऊंची जाति का दर्जा प्राप्त था, कुछ नीची जाति के लोग थे और कुछ हिंदू धर्म को मानने वाले थे और इसमें कुछ जो लोग हैं वो अन्य धर्म को मानने वाले ही भारतीय थे। तो जब इस देश में तरह तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे तो अलग अलग तरह के वो वस्त्र पहनते थे, उनका खाना पीना सबका अलग अलग था। तो ऐसे देश में जहाँ पर बहुत सी विविधताएं थी, वहाँ पर उस राज्य को एक राष्ट्र राज्य रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या कहाँ पर रहती थी? गाँव में रहती थी। आजीविका के लिए किसान और बुनाई और जैसे दरियां बनाना, हाथ के काम वाले लोग भी जो थे, काश्तकार जो थे, जिनको बोला जाता है, वो किस पर निर्भर रहते थे? बारिश पर निर्भर रहते थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की भी थी। अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो क्या होता था? तो नाई, बढ़ाई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी क्या हो जाता था? संकट पैदा हो जाता था। अब देखो, अगर कपास की फसल अच्छी नहीं हुई तो क्या हुआ? कपास की फसल अच्छी नहीं होगी तो बुनकर क्या बुनेगा? वो दरियां कैसे बनाएगा? धागा कैसे बनाएगा? कपड़े कैसे बनाएगा? तो बुनकर के लिए समस्या पैदा हो गई। बढ़ाई, जो बर्तन बनाते उनके लिए उसको सामान कहाँ से मिलेगा? तो इस तरह से जैसे अभी पहले भी आपने देखा होगा, सुना है, पढ़ते आ रहे हो आप कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो भारत जब कृषि प्रधान देश है तो भारत की कृषि पर कितने लोगों का जीवन निर्भर करता है। अगर यही जब किसानों के लिए समस्याएं खड़ी हों, जैसे बारिश ना आना, तो पानी नहीं हो, फसलों को पानी नहीं मिलेगा तो फसल अच्छी नहीं होगी तो आगे का जो है जीवन लोगों का रुक जाता था, उनके लिए समस्याएं पैदा हो जाती थी। तो
जो है इससे क्या होता था, फिर आगे देखो, शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहाँ पर क्या था, शिक्षा की कमी थी, स्वास्थ्य की सुविधाओं की जो है वो व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के कुंजल चुंगल से निकालने के लिए न केवल खेती को ही बढ़ाना ज़रूरी था, बल्कि हमें इसके साथ साथ क्या करना था, उद्योग धंधों का भी निर्माण करना ज़रूरी था, जहाँ पर लोगों को काम मिल सके, लोग अपने जीवन के ज़िंदगी में अच्छे सुधार ला सकें। तो एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलाना था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूदा मतभेदों को दूर न किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए क्या होते, बहुत महंगे पड़ते। कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते तो और ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क सिर्फ पैदा हो सकता था। अब आप देख रहे हो कि एकता और विकास की प्रक्रिया को हमें साथ साथ लेकर चलना था। अगर ये सब चीज़ें साथ साथ ना होती तो क्या होता, लोगों के बीच में टकराव पैदा हो जाता। और जो है वो टकराव किस वजह से होता, ऊंची जाति और नीची जाति, हिंदू और मुसलमान, और इन सब के बीच में जो है अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलता, वो खाली बैठे होते तो आपस में बातें करते जिससे उनका झगड़ा हो सकता था। किसी भी मुद्दे पर बहस होती है तो वहां पर झगड़ा हो जाता। इसीलिए सरकार ने सबसे पहले जो है पिछड़े इलाकों में जो है रोजगार देना और जो है कार्य करना शुरू कर दिया। अब आप यहाँ पर एक गतिविधि देख रहे हैं, इस गतिविधि को देखिए। कल्पना कीजिए कि आप 1947 में भारत से जाने वाले एक ब्रिटिश अफसर हैं। उसी समय आप अपने घर वालों के नाम खत लिखते हैं जिसमें आप इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों की अनुपस्थिति में भारत का क्या होगा, भारत के विषय में आपकी क्या राय होगी। तो आप इसके बारे में लिखें। अंग्रेजी शासन के बिना भारत एकीकृत नहीं रह पाएगा और यह विभिन्न टुकड़ों में बिखर जाएगा। जैसे विभिन्न भाषा बोलने वालों के बीच तथा ऊंची एवं नीची जातियों, हिंदू एवं मुस्लिम, अमीर एवं गरीब के बीच यह देश पुनः कई अमानवीय रीति रिवाज अपना लेगा और एक असभ्य देश बन जाएगा। भारतीय जिम्मेदारी लेने हेतु सक्षम नहीं है, उनमें अपने कर्तव्य एवं काम के प्रति समर्पण की भावना नहीं है, अतः यह देश पुनः गुलाम बन जाएगा। तो देखो किस तरह से जो है भारत के विषय में यह राय सामने आई। तो अब हम देखेंगे हमने किस तरह से जो है एक नए संविधान की रचना की। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में बहुत लंबा विचार विमर्श किया। यह इस संविधान सभा की बैठकें जो हैं वो कहाँ पर की गई आयोजित, वो दिल्ली में आयोजित की गई। बच्चों आपको भी पता है हमारा जो संविधान यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस जिसको बोला जाता है वो कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। तो शुरू से ही जो हमारी संविधान है वो कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। तो यहाँ पर जो है सभी राजनीतिक विषयों की चर्चा होती है कि हमें किस तरह से अपने देश में जो है कौन से कानून लाने चाहिए, और यह सब बातें जो हैं
लोगों ने मिलकर बैठकर संविधान सभा दिल्ली में जो है आयोजित की, और इसके जो सदस्य थे वो कहाँ से थे, वो सारे ही देश में फैले हुए थे। वो सब वहाँ पर इकट्ठा होते और इन विषयों पर चर्चा करते। आज भी आप देखते होंगे कि हमारा जब संविधान सत्र होता है तो सभी देश के प्रमुख वहाँ पर आकर भाग लेते हैं और अपने अपने देश की अपने अपने राज्य की चर्चा वहाँ पर, कि हमारे राज्य में इस चीज़ को है, ये कमी है या इसको हमें ठीक करना है, इन सब के विषयों में जो है चर्चा करते हैं। तो ये जो इसके सदस्य जो कहाँ, मैं आपको बताया पूरे देश में फैले हुए थे और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप क्या हुआ, भारत का संविधान लिखा गया, जो कब लागू हुआ, जिसको आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश का जो है संविधान लिखा गया। हमारे संविधान में एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया। इसका मतलब था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार, अमेरिका और ब्रिटेन में भी क्या है, जो ऐसे अन्य देशों की जनता है, यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में जो है दिया गया था। वहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार मिला। उसके बाद शिक्षित पुरुषों को मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद यह अधिकार मिला। महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार का जो है अधिकार मिला। तो और ये भी क्या है, एक लंबा जुझारू संघर्ष। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ समय बाद ये फैसला लिया गया कि देश के सभी स्त्री पुरुष को यह अधिकार दिया जाए, भले ही वह गरीब हैं, अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। अब देखो, हमारे संविधान की जब रचना हुई, लिखा गया, तो सबसे अच्छी बात क्या हुई कि सभी को एक समान दर्जा मिला। सभी मताधिकार कर सकते थे, सभी वोट दे सकते थे। जो व्यक्ति 21 वर्ष की आयु से ऊपर थे, उन सभी को वोट देने का अधिकार था। आज के समय में यह उम्र जो है 18 वर्ष कर दी गई है। तो जो 18 वर्ष से ऊपर होते हैं, वो चाहे वो पुरुष हैं, स्त्री हैं या गरीब हैं, अमीर हैं, सभी को जो है एक समान दर्जा ये है कि वो सभी जो हमारे मतदान केंद्र बनते हैं वहाँ पर जाकर ही वो व्यक्ति वोट दे सकते हैं। जो बीमार होते हैं या जो चल नहीं पाते हैं, उनको घर से व्यवस्था होती है, उनको घर से ले जाया जाता है और वहाँ पर वोट डलवाकर उनको वापस घर छोड़ा जाता है। तो देखिए, हमारे देश में यह कितनी अच्छी बात हुई कि सभी को मतदान देने का अधिकार प्राप्त हुआ, कि सभी को अपने नेता चुनने का अधिकार है। ऐसा जो है ब्रिटेन और अमेरिका में ऐसा नहीं था। वहाँ पर पहले सिर्फ जो लोग अमीर थे वही, और वो भी उनमें भी पुरुष, स्त्रियां नहीं, कि वही वोट देते थे। लेकिन बाद में फिर जो पढ़े लिखे थे उनको मिला। फिर उसके बाद बहुत जद्दोजहद के बाद मजदूरों को, और सबसे आखिर में महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार उन्होंने दिया। अब आप ये चित्र देख रहे हैं, संविधान के उद्देश्यों पर रोशनी डालते वाले प्रस्ताव को पढ़ते हुए किनको दिखाया गया है, जवाहरलाल नेहरू को। तो आप देख सकते हैं इस चित्र में कि जवाहरलाल नेहरू किस तरह से खड़े होकर जो है हमारे संविधान के उद्देश्यों पर रोशनी डाल रहे हैं। फिर संविधान की दूसरी विशेषता, पहली विशेषता थी कि सभी लोग मतदान कर सकते हैं, और दूसरी विशेषता थी कि उनमें
तमाम जाति, धर्म या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिक को कानून की नज़र में समान माना गया। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय मुस्लिमों के हित की रक्षा के लिए किया गया। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और न ही बनना चाहिए। अब दूसरी विशेषता क्या थी कि जितने भी जाति या धर्म हैं उन सब को जो है नागरिकों को कानून एक ही नज़र से देखेगा। ये नहीं कि ये इस हिंदू है तो इसको छूट मिलनी चाहिए, ये मुस्लिम है तो इसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा नहीं था। सभी को एक समान अधिकार दिए गए। यही जो है हमारे देश की एक खासियत थी। जो भारतीय हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने साफ और स्पष्ट से शब्दों में कहा कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और न ही बनना चाहिए। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी जो है बहुत बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन और अन्य धर्मों को भी मानने के लोग रहते थे। नए संविधान में इन समुदायों के लोगों को वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे। चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला, इन सभी समुदाय के लोगों को वैसे ही अवसर देने का जो है प्रावधान किया गया जो हिंदुओं को दिए जा रहे थे। अब देखो हमारे देश में सिख लोग भी थे, ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे, पारसी भी थे, जैन भी थे और भी बहुत से धर्मों को मानने वाले लोग थे, लेकिन सभी को जो है समान अधिकार दिए जा रहे थे। ये हमारी दूसरी विशेषता थी। अब हमारे संविधान की आप तीसरी विशेषता देखिए। तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाले छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। अब तक हिंदुओं के मंदिर में केवल ऊंची जातियों के ही लोग जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी के लिए खोल दिया गया। जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था अब वो मंदिर जा सकते हैं। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा जो है वो निचली जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें हम उस समय क्या कहते थे, हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यताएं नहीं होती कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सकें। परंतु जैसा कि संविधान के सदस्य H.J. खांडेकर ने कहा था कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था, हमें हजारों साल तक दबा कर रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया कि अब हम न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता है और ना ही हम जो है आगे बढ़ पाने में सक्षम है। तो देखो जो हमारी तीसरी विशेषता थी उसमें क्या हुआ कि मंदिर जो हैं वो सभी के लिए खोल दिए गए। पहले क्या था, सिर्फ संपन्न लोग, उच्च जाति के लोग ही मंदिरों में जाकर माथा टेक सकते थे, पूजा अर्चना कर सकते थे, लेकिन फिर बाद में सबके लिए ही जो है मंदिरों को खोला गया। और जो हमारे यहाँ पर जिनको हम हरिजन कहते हैं
उन लोगों को उनके लिए कोटा रखा गया, जिसमें क्या है इतने अंक आने पर उनको जो है नौकरियां मिल सकें, दाखिला किसी भी कॉलेज स्कूल में जो है उनको दाखिला मिल जाए। तो जो हमारे जो आपने देखा कि जो खांडेकर थे उन्होंने कहा कि जो अछूत समुदाय था या हरिजन समुदाय के लोग थे, उनको ना तो पढ़ने दिया जाता था, ना काम करने दिया जाता था, सरकारी नौकरियां दी जाती थी। तो ऐसे लोगों को बहुत ही दबा कर और उनको हीन भावना से देखा जाता था, जिसकी वजह से वो पढ़ लिख नहीं पाए थे, अच्छे काम नहीं कर पाए थे। तो जो है तो उनको बढ़ावा देने के लिए यह कोटा एक निश्चित किया गया था। तो आगे देखो, भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया, क्योंकि अनुसूचित जातियां भी भारतीयों को की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया। भेदभाव, जिन लोगों से भेदभाव किया गया, जिनको शिक्षा नहीं दी, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिली, उन सब लोगों को जो है वो उन सब लोगों को आरक्षण मिला, जिससे उनको नौकरियां मिली, जिससे उनको जो है स्कूल में कॉलेज में दाखिला मिला। उनकी ज़मीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता था। संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले, उनका जो उद्देश्य था उनकी स्थिति में ही सुधार लाने का था। तो संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्यों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था यदि केंद्र मजबूत होगा तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र कहाँ पर केंद्रित है, दिल्ली में, इसीलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। तो देखो, संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों को भी बांटने की चर्चा की, क्योंकि उनका मानना था कि केंद्र के हित में तो सब कुछ महत्वपूर्ण है। उनका कहना था यदि हमारा केंद्र ही मजबूत होगा तभी हमारे देश का विकास होगा, उन्नति होगी और नई योजनाएं लागू करने में हम सक्षम होंगे। तो हमारा जो लोकतंत्र है वो कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। तो जो है इसी यहीं से जो है सभी राज्यों पर निगरानी की जाती है और उनकी देखभाल की जाती है। अब आप यहाँ पढ़ेंगे स्रोत 1, हमें उन्हें सुरक्षा और अधिकार जरूरी देने चाहिए। मुख्यमंत्रियों को लिखे एक पत्र में नेहरू ने कहा था, हमारे पास एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है जो संख्या की दृष्टि से इतना बड़ा है कि अगर वे चाहें तो भी कहीं नहीं जा सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है जिसके बारे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से चाहे जितना उकसावा हो, वो वहाँ के गैर मुसलमानों पर चाहे जो भी अत्याचार हो रहे हों, हमें इस अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सभ्य ढंग से व्यवहार करना है। हमें इस समुदाय को भी वही सुरक्षा और अधिकार देने होंगे जो लोकतांत्रिक राज्य के नागरिकों को मिलते हैं। तो देखो किस तरह से नेहरू ने अल्पसंख्यक मुस्लिम परिवार के बारे में यह बात कही। अब यहाँ पर एक गतिविधि है, उसके बारे में आप पढ़ो।
एक मुस्लिम परिवार में बाप बेटे के बीच हो रही बातचीत की कल्पना कीजिए। बेटा मानता है कि विभाजन के बाद परिवार को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, जबकि पिता का विश्वास है उन्हें भारत में ही रहना चाहिए। इस अध्याय तथा अध्याय 11 में दी गई सूचनाओं के आधार पर अभिनय करके बताएं कि दोनों के तर्क क्या होंगे। तो यह जो गतिविधि है बच्चों को स्वयं ही करनी है। अब हम आगे देखेंगे। आगे आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, यह चित्र 3, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1891 से 1956 को प्यार से लोग बाबा साहेब के नाम से पुकारते थे। वह एक मराठी भाषा दलित परिवार से थे। डॉक्टर अम्बेडकर एक जाने माने वकील और अर्थशास्त्री थे। उन्हें दलितों का एक महान नेता और भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आपने समझा कि वो हमारे किस तरह से जो हैं अर्थशास्त्री और वकील थे। उन्हें जो है दलितों का एक महान नेता और भारतीय संविधान का जनक माना गया है। तो मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार जो है वो किस पर होना चाहिए? प्रांत की सरकारों पर। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब देखो किस तरह से जो है प्रांत की सरकारों के ऊपर जो प्रारंभिक भार था उनके मतभेद को दूर करने के लिए संविधान के विभिन्न विषयों की जो है सूची बांटी गई। वो कैसी थी? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उनको कितनी सूचियों में बांटा गया? 3 सूचियों में। केंद्रीय सूची में कराधान यानी टैक्स, रक्षा और विदेशी मामलों आदि को ध्यान में रखा गया। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र के ही अधीन थे। अब देखो इन सब के ऊपर फैसला कौन करता था? केंद्र की सरकार। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लाए गए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से किस पर थी? राज्य की सरकारों पर। समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर जो है फैसला लेते थे। तो समझ में आ गया ये आपको। संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बहुत बड़ी बहस हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टी.टी. कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा, अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। तो देखो संविधान सभा में जब भाषा के सवाल पर बड़ी बहस हुई तो जो लोगों का मानना था वो यह था कि अंग्रेज़ों के साथ जो है अंग्रेज़ी भाषा को भी ख़त्म कर देना चाहिए। उनका कहना था कि इसकी जगह पर हमें कौन सी भाषा को अपनाना चाहिए? हिंदी भाषा को। पर जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे वो क्या कहते थे कि नहीं, हमें तो हमारे को सभी भाषाओं का ज्ञान जो है वो होना चाहिए। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। संविधान की रचना में बहुत सारे जो हैं भारतीयों ने योगदान दिया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किनका था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था।
संविधान सभा के सामने आपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर गरीब या ऊंची और नीची जातियों का फासला जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। तो अब आपने देखा कि किस तरह से जो है अंतर्विरोधों के एक नए युग में जब हम प्रवेश कर रहे थे तो राजनीति में हमारे पास समानता थी, सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता की राह पर हम चल रहे थे। लेकिन राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत को ही पालन करेंगे, जिससे क्या है हमारी सामाजिक व आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम क्या होगा, सामाजिक और आर्थिक में व्यक्ति एक मूल्य एक सिद्धांत का भी निषेध करते रहेंगे। तो यहाँ पर आप एक गतिविधि देखो, अंग्रेजों को भारत की एक भाषा बनाए रखने के फैसले में आज की तारीख में होने वाले फायदे और एक नुकसान की चर्चा आपने करनी है। तो इसके फायदा आप लिख सकते हैं, आज भारत एक प्रमुख आउटस्टैंडिंग का केंद्र बन चुका है। यह हमें विश्व के अन्य भागों से जोड़ता है। और इसमें दूसरा फायदा है, भारत की एक भाषा के रूप में अंग्रेजी संपूर्ण देश अर्थात दक्षिण भारत और उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधती है। अब इसकी जो नुकसान है वो देखिए, अंग्रेजी अधिकांश भारतीयों के मन में हीन भावना उत्पन्न करती है। और इसका दूसरा नुकसान है, अंग्रेजी भारतीयों को अशक्त बना देती है, उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से दूर कर देती है और अपने ही देश में उन्हें अजनबी बना देती है। तो समझ में आया आपको ये किस तरह से अंग्रेजी के हमारे फायदे और नुकसान हैं। अब हम पढ़ेंगे राज्यों का गठन कैसे किया जाए। 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की एक मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषीय समूह का अपना अलग प्रांत होगा। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस अवशासन को जो है पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर पड़ चुका था। इसीलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्रों को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे झेल सकता था। देखो, जब 1920 में हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तो भारतीय कांग्रेस ने क्या बोला कि हमें जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो हम जो है भाषाई समूह, भाषाई क्या होता है, भाषा से संबंधित जो है अलग अलग राज्य बना देंगे। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया तब जो है इस विषय
पर बातचीत दोबारा शुरू की गई। और फिर क्या हुआ कि जब देश विभाजन हुआ था तो हिंदू और मुसलमानों के बीच बहुत दंगे हुए थे। तो इसमें क्या था, 10 लाख से भी लोग जो है अधिक मारे गए थे। तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता थी। और जो है अब हमारा देश जो है वो भाषा के आधार पर किस तरह से बंटवारा करे, यह भी उनके लिए एक चुनौती था। तो इसके लिए क्या हुआ, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधारों पर राज्य के गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को क्या है, शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए। वरना जैसा कि पटेल ने कहा, इस समय भारत की पहली और आखिरी ज़रूरत है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए था, प्रांतों में ना बंटकर भारत को एकजुट होना है, एक राष्ट्र बनाना है। उसके बाद हमें इन सब बातों के बारे में सोचना है, नहीं तो फिर से दूसरे लोग आकर हमारे ऊपर कब्जा कर सकते हैं। तो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ जो है वो आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को जो है वो खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भारतीय भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को समर्थन जो है वो नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस के नेता जो है वो अपने जो वायदे थे उनसे पीछे हट रहे थे। इसीलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषा, मलयालम भाषा, मराठी भाषा तथा अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाया गया। जबकि 1952 के आम चुनावों में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उनको क्या दिखाया, काले झंडे दिखाए और उन्होंने कहा हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोटी श्री रामुलु तेलुगु भाषाई के समर्थन में आगे आने लगे और जगह जगह पर लोग क्या करने लगे, हड़ताल करने लगे और जो है जुलूस निकालने लगे, क्योंकि उनको अपना एक अलग राज्य चाहिए था। यह आप चित्र देख रहे हैं, चित्र है गांधीवादी नेता पोटी श्री रामुलु तेलुगु भाषाई के लिए अलग अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन पर ही क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई थी। अब आप देख सकते हैं कि जब 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोटी श्री रामुलु का देहांत हो गया। जैसा कि एक अखबार ने लिखा था, श्री रामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को क्या कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी। इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में क्या बना, आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश के बाद की स्थापना के बाद जो है अन्य भाषाई समुदाय भी क्या करने लगे, अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे। तो फिर जो है एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट जो है वो किसको सौंपी, सरकार को सौंपी। और उस आयोग ने यह सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाई के लोगों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया गया। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषा क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए और कुछ समय बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को
अलग अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषा, जिनमें ज़्यादातर लोग क्या थे, वो सिख थे। और हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों की जो है वो लोग उसमें आए थे। अब जैसा आपने देखा कि सिखों के लिए जो है पंजाबी भाषा वाले लोगों को पंजाब दिया गया, हरियाणवी और हिंदी बोलने वालों को हरियाणा एक राज्य, और अलग अलग जो है राज्यों का भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। अब हम अगले पृष्ठ पर देखते हैं। यह चित्र है 5 क। 14 अगस्त 1947 से पहले भारतीय प्रांत और रियासतें जो थी वो इस तरह से, आप यह मानचित्र देख रहे हैं भारत का। जो पिंक कलर है वो हमारी रियासतें हैं, और जो ब्राउन कलर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारा ब्रिटिश भारत है। तो यह मानचित्र आप अच्छे से देखिए, इसमें फिर भाषाई राज्यों का गठन किस तरह से हुआ। और फिर आप अगले पृष्ठ पर आएंगे तो अगले पृष्ठ पर एक और मानचित्र है। यहाँ पर आप देखेंगे पिंक कलर से भूतपूर्व रियासतें हैं, और जो ब्राउन कलर आपको दिखाई दे रहा है लाइट, वो है हमारे अन्य राज्य। तो जब यह चित्र 5 ख है, 1 नवंबर 1956 से पहले भारतीय राज्य का यह चित्र है, जिसमें जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासतें जो हैं वो ख़त्म हो गई। परंतु 31 अक्टूबर तो 31 अक्टूबर 1956 तक कई ऐसी रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया। इसीलिए 1947 से 48 से अक्टूबर से 31 अक्टूबर 1956 को कालावधि के लिए इन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया। तो समझ में आया आपको। अब इसमें एक गतिविधि और है, यह देखिए। जैसे चित्र 5 क, 5 ख और 5 ग को देखें। अब एक और चित्र है यहाँ पर 5 ग। इसमें क्या है, 1975 में हमारे भारतीय राज्य का यह चित्र है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं हमारे भारत में कौन कौन से जो हैं वो राज्य बन गए। तो आप इसमें देखें चित्र 5 ख में रियासतें दिखाई नहीं दे रही हैं। उन राज्यों को पहचाने जिनका जो 1956 और बाद में गठन किया गया, उन राज्यों की कौन सी भाषाएं थी। तो अब आप इसके बारे में लिखें। तो आप लिख सकते हैं, जैसे 1956 में गठित राज्य आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इनकी भाषा जो थी वो क्या थी, आंध्र प्रदेश की तेलुगु उर्दू, मध्य प्रदेश की हिंदी, राजस्थान की हिंदी। और 1956 के बाद गठित राज्य हमारे कौन से थे और उनकी भाषा कौन सी थी, इसके बारे में हम लिखेंगे। लिखें 1956 के बाद गठित राज्य अरुणाचल प्रदेश, इसकी भाषा थी अंग्रेज़ी हिंदी। छत्तीसगढ़, इसकी भाषा थी छत्तीसगढ़ी हिंदी। गुजरात, इसकी भाषा थी गुजराती हिंदी। हरियाणा हिंदी पंजाबी। हिमाचल प्रदेश में हिंदी और पंजाबी भाषा बोली जाती थी। झारखंड में हिंदी, मणिपुर में मणिपुरी, मेघालय में अंग्रेज़ी, खासी और गैरो भाषा। मिज़ोरम में मिज़ो, नागालैंड में अंग्रेज़ी, सिक्किम में अंग्रेज़ी, त्रिपुरा अंग्रेज़ी बंगाली, उत्तराखंड में अंग्रेज़ी हिंदी उर्दू। ये भाषा जो है यहाँ पर बोली जाती थी। तो आपको समझ में आया ये। अब हम आगे देखेंगे।
अब हम आगे देखेंगे कि इस तरह से आप एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में है महानदी के पानी को रोकने के लिए बनाया गया पुल। तो यह जो पुल था वो हमारे स्वतंत्र भारत में पुल और बांध विकास का एक प्रतीक बन गए थे। यह आप चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में किस तरह से जो है बांध बनाया गया। तो अब आप आगे देखेंगे राज्य सरकार से संबंधित। ध्यान दें कि राज्य शब्द का यह अर्थ देश के विभिन्न राज्यों या प्रांतों से नहीं है। तो इसके लिए क्या है, अब आप देखेंगे कि किस तरह से जो है यह जो बांध आपने देखा, यह है गांधी सागर बांध पर चल रहा काम। मध्य प्रदेश स्थित चंबल नदी पर बनाए गए 4 बांधों में से यह जो है सबसे पहला था। इसका निर्माण कब पूरा हुआ? 1960 में। तो यह आपने चित्र देखा, इसमें आप यह काम देख रहे हो किस तरह से इस बांध में जो है कार्य चल रहा है। अब देखो, अब इसके ये तो हुए हमारे बांध, आपने पढ़ा किस तरह से जो है विकास हो रहा था। अब आगे था कि विकास की योजनाओं को किस तरह से बनाया जाए, या विकास की योजनाएं बनाना, भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीक एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। इस बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका जो है अदा करेंगे। किस क्षेत्र में किसकी क्या भूमिका होगी, कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा, यानी निजी लोग जो हैं वो कौन से जो है उद्योग लगाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। अब देखो, योजना आयोग बना तो योजना आयोग के चलते हुए हमारे राज्यों के उत्पादन को बढ़ाने और निजी क्षेत्र और हमारे राज्यों दोनों में ही एक संतुलन स्थापित किया गया कि कौन कौन से कार्य कौन कौन लोग करेंगे, जिससे क्या है विकास भी अच्छा होगा और हमारे देश का विकास होगा और हमारा देश जो है वो तरक्की करेगा। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजना आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशक तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तो देखो, जब हमारी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई तो इसमें क्या था, पहली योजना में कि हमें जो है बांध बनाने चाहिए इस्पात के काम में, कि इस्पात होगा तो उससे फैक्ट्रियों में किस तरह से हम पुर्जे बना सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं, यह सब हमारे लिए बनाना जो है आसान हो जाएगा। अब देखो, कुछ चीज़ें जो हैं केंद्र ने अपने हाथ में रखी और कुछ चीज़ें जो हैं वो निजी लोगों को सौंप दी। अब आप यहाँ पर देखेंगे एक स्रोत 2 पंचवर्षीय योजनाओं पर नेहरू के विचार। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजना प्रक्रिया के भारी समर्थक थे। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे अपने पत्रों में नियोजन के आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या की है। 22 दिसंबर 1952 के एक
पत्र में उन्होंने लिखा था कि पंचवर्षीय योजना के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जनसमूह को विराट आपसी सहयोग की अवधारणा निहित है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र का ही महत्व नहीं होता, बल्कि जनता के उत्साह और सहयोग का महत्व भी इससे ज़्यादा होता है। हमारे लोगों को एक विशाल उद्यम की में साझेदारी का उत्साह, उन्हें अपने अगले उद्देश्य की ओर बढ़ते सहयात्री जैसा एहसास होना चाहिए। बेशक योजना बहुत सारे अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकी विशेषज्ञों और ऐसे ही दूसरे लोगों की गणनाओं पर आधारित हो सकती है और होगी, परंतु केवल आंकड़ों और संख्याओं से हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि ये किसी योजना में जीवन पैदा नहीं करते। जीवन का यह उच्छ्वास तो कहीं और से आता है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि ठंडे अक्षरों में लिखी योजना को एक ऐसा जीवंत गतिशील उद्यम बना दें कि वह लोगों की कल्पनाओं को साकार कर सकें। तो देखो, सरकार तो क्या है, योजना बना सकती है। उस योजना में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, अपनी खुशी जाहिर करेंगे और अच्छी तरह से कार्य करेंगे, तभी सरकार जो है और अच्छे कदम उठाएगी और अच्छी योजना जो है लोगों को प्रदान करेगी। अब आप एक चित्र देखें, चित्र 8। भिलाई इस्पात संयंत्र में जवाहरलाल नेहरू भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई। छत्तीसगढ़ के पिछले ग्रामीण इलाके में स्थित यह कारखाना आधुनिक भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। यह आप देख सकते हैं किस तरह से जवाहरलाल नेहरू वहाँ पर गए और उन्होंने इसका निरीक्षण किया। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। महात्मा गांधी के अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था, विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन उसके बाद तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। अब देखो, ये बात तो सच है कि आज हमारे यहाँ पर इतनी फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण पर एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो देखो, मीरा बहन ने कब 1949 में यह बात जो है लोगों को बताई थी, लेकिन वह बात आज के समय में सच होती दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर आप एक और गतिविधि देखेंगे। वह गतिविधि है, क्या मीरा बहन की यह मान्यता सही थी कि विज्ञान और मशीनरी मानव सभ्यता के लिए समस्या खड़ी कर देगी? इस बात पर आप अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। इस चर्चा के लिए आप औद्योगिक प्रदूषण और जंगलों के विनाश से हमारी दुनिया पर पड़ रहे प्रभावों जैसे उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं। तो यह जो बात है, मीरा बहन की मान्यता सही थी और इस पर जो है बच्चे यह प्रश्न जो है वह स्वयं ही करेंगे। अब हम आगे देखते हैं। आगे आप यहाँ चित्र देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू और कृष्ण मेनन ने 1952 से 1962 के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया और गुट निरपेक्षता की नीति के पक्ष में आवाज़ उठाई। तो यह जो चित्र है वह एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह है। जिस समय भारत को आज़ादी मिली तब तक दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ समय ही हुआ था।
तो 1945 में गठित की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र अपने सभी शैशवकाल में थी। 1950 और 1960 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ, शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई और अमेरिका व सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते गए। फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना लिए। यही समय था जब औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहे थे और बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नव संविधान भारत के विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इस विदेश नीति का मूल आधार था। मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेता के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों से आह्वान किया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल न हों। परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था। अलग थलग रहने का मतलब था कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहे, जबकि भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश तो अमेरिका और सोवियत गठबंधनों के बीच सुलह सफाई में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। इन देशों ने युद्ध को टालने के प्रयास किए और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैया अपनाया, परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा। 1970 के दशक तक बहुत सारे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे। अब यह आप चित्र देखेंगे, चित्र 10। इंडोनेशिया, बांडुंग इंडोनेशिया में एशिया और अफ्रीका के नेताओं की बैठक 1955। इस प्रसिद्ध सम्मेलन में 29 से ज़्यादा नवसंविधान देशों के प्रतिनिधियों ने इस बात की चर्चा की थी कि अफ्रीका एशिया के देश उपनिवेशवाद और पश्चिमी प्रभुत्व के विरुद्ध अपने प्रयास किस तरह से जारी रख सकते हैं। अब आपने यह देखा, अब हम देखेंगे आगे। राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा? संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए? भारत जो है वो अभी भी एक क्या है, लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। यह गर्व करने लायक उपाधि है। बहुत सारे विदेशी प्रशंसकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में सबसे ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई। आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्यों तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है, आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें हम दलित कहते हैं, आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी वे साझा जल स्रोत, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों
में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई टकराव हो चुके हैं और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता गया है। भारत के कुछ भागों और कुछ समूहों को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूल में भेजते हैं और विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। शहरी झुग्गी बस्तियों या बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं। हमारा संविधान जो है वो कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। स्वतंत्रता के समय में तय की गई कुछ कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह भी सच है कि वह विफल नहीं हुआ। तो देखो बच्चों, जो बाहर के देश थे, जब भारत एक राष्ट्र बना तो बाहर के जो देश के लोग थे वो यह समझते थे कि यहाँ पर लोग जो हैं वो भिन्न भिन्न जाति के रहते हैं, भिन्न भिन्न धर्म को मानने वाले रहते हैं, तो ये जो देश है बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, यहाँ के लोग ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। पर क्या हुआ, इसके विपरीत भारत ने एकजुट होकर अपने देश को कितना विकास किया, कितनी उन्नति की, और जो लोगों के लिए एक जो है चुनौती बनकर हमारा देश सामने आया। और आपने देखा कि इतना सब होने के बाद भी देश में कुछ ना कुछ छोटे मोटे झगड़े उपद्रव होते रहते हैं। जो लोग गरीब हैं वो अपने आप को और ऊंचा उठाने की कोशिश भी नहीं कर पाते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने सरकार को, अपने देश के लोगों को जिम्मेदार मानते हैं। तो एक जगह अगर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो वहाँ थोड़ी सी बुराइयाँ तो होती ही हैं। लेकिन आज के समय में अगर आप भारत को देखेंगे तो भारत देश हमारा कितना एक अच्छा सा राष्ट्र बन चुका है और दुनिया के लिए उसने कितने ही अच्छे अच्छे उदाहरण जो हैं पेश किए हैं। अब आप यह चित्र देखें, चित्र 11। बम्बई स्थित धारावी दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में से एक है। इसके दूर वाले सिरे पर आप गगन चुंबी इमारत को देख सकते हैं। तो आज के समय में आपने देखा कि भारत ने एक कितना बड़ा G20 का सम्मेलन किया, कितने 20 देशों के राष्ट्रपतियों को एक ही मंच पर खड़ा किया। तो यह हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि जहाँ पर भारत विदेशों से आए हुए राष्ट्रपति, उनके राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, हम एक ही मंच पर भारत में, भारत की भूमि पर खड़े होना, यह जो है हमारे देश को एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब हम आगे देखेंगे कि अन्यत्र क्या है, श्रीलंका में क्या हुआ। अब देखो 1956 में जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उसी समय श्रीलंका तत्कालीन नाम सीलोन की संसद ने एक कानून पारित करके सिंहल भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया। इस कानून के जरिए सिंगला भाषा को सभी सरकारी स्कूल, कॉलेजों, सरकारी परीक्षाओं और अदालतों की भाषा बना दिया गया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस कानून का विरोध किया। एक तमिल सांसद ने कहा कि जब आप मुझसे मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेते हैं। एक और नेता ने चेतावनी दी कि आप सिलोन को बांटना चाहते हैं, निश्चिंत रहिए, मैं आश्वासन देता हूँ आपको एक विभाजित सिलोन ही मिलेगा। सिंगला भाषा एक विपक्षी सदस्य ने कहा कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती और इस कानून पर अड़ी रहती है तो इस छोटे से देश में से 2
टूटे फूटे रक्त रंजित देश भी पैदा हो सकते हैं। पिछले कई दशकों से श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा है और इसी कारण पैदा हुआ कि वहाँ के तमिल भाषी अल्पसंख्यकों पर सिंगला भाषा थोपी जा रही है और एक अन्य दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान भी इसीलिए दो टुकड़ों में बट गया था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान ने बंगला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है। इसके विपरीत भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा, कुछ हद तक इसलिए कि यहाँ बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं को फलने फूलने का मौका दिया गया। अगर हिंदी को उसी तरह दक्षिणी भारत पर थोप दिया जाता जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू या उत्तरी श्रीलंका पर सिंगला भाषा को थोप दिया गया था, तो शायद भारत भी गृह युद्धों में उलझकर बिखर जाता। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए भाषाई राज्यों ने भारत की एकता के लिए कभी खतरा पैदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस एकता को एक और गहराई दी। इससे पता चलता है कि जब एक बार अपनी भाषा के दबने का भय खत्म हो जाता है तो विभिन्न भाषाई समूह एक विशाल राष्ट्र के अंग के रूप में सहज आगे बढ़ने लगते हैं। तो अब देखो आप, ये श्रीलंका के अंदर जो हो रहा था उसका जो है उसके बारे में आपको अवगत कराया गया। और आप ये यहाँ एक चित्र भी देख रहे हैं, चित्र 12, बंदूक लिए एक तमिल उग्रवादी श्रीलंका में गृह युद्ध जब हो रहा था उसका प्रतीक है। तो अब आपने यह देखा, अब हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न अभ्यास में आप करेंगे, आइए कल्पना करें। तो कल्पना करेंगे, आप एक आदिवासी तथा एक आरक्षण विरोधी व्यक्ति की बहस सुन रहे हैं। कल्पना कीजिए कि दोनों व्यक्ति अपनी ओर से क्या दलील दे रहे होंगे। इस चर्चा को अभिनय करके दिखाना है। तो आरक्षण के पक्ष में दलील, यह दलित वर्गों की सामाजिक आर्थिक दशाओं में जो है सुधार करता है। नंबर 2, आरक्षण से ये वर्ग राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल थे। आरक्षण के विपक्ष में दलील, यह देश को पीछे धकेलता है। इसका कारण है कि अकुशल व्यक्ति आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 2, यह नीति न्याय संगत नहीं है। इस नीति के अंतर्गत योग्य व्यक्ति सफलता के दौरे में पीछे छूट जाते हैं जबकि अयोग्य व्यक्ति आगे हो जाते हैं। अब हम करेंगे इसमें प्रश्न। नव संविधान भारत के सामने कौन सी 3 समस्याएं थी? तो पहली समस्या आप लिखिए, विभाजन के परिणाम स्वरूप 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों को घर एवं रोजगार की तलाश थी। नंबर 2, देशी रियासतों की समस्या भी थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। नंबर 3, इस समय नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। प्रश्न 2, योजना आयोग की क्या भूमिका थी? तो इसका उत्तर लिखें। योजना आयोग की भूमिका आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने की थी। नंबर 2, राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। इसीलिए योजना आयोग की भूमिका इन सबको परिभाषित करने की थी। कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों एवं राज्यों के बीच किस तरह संतुलन बनाया जाएगा। नंबर 3, अंततः भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त करने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए कानून के मुख्य उद्देश्य थे।
अब आप करेंगे रिक्त स्थान भरेंगे। तो रिक्त स्थान में केंद्रीय सूची में डैश डैश और डैश विषय रखे गए। तो पहले में आएगा कर, दूसरे में रक्षा, तीसरे में आएगा विदेशी मामले। अब दूसरा देखें, समवर्ती सूची में डैश और डैश विषय रखे गए। तो पहले में वन, दूसरे में कृषि। तीसरा है वह आर्थिक योजना जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों को विकास में भूमिका दी गई उसे डैश मॉडल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब हम अगला देखेंगे, आगे है डैश की मृत्यु से इतना ज़बरदस्त आंदोलन पैदा हुआ कि सरकार को आंध्र भाषी राज्य के गठन की मांग को मानना पड़ा। तो इसमें लिखेंगे आप पोटी श्री रामलुलु। तो अब हम सही और गलत बताएंगे। आज़ादी के समय ज़्यादातर भारतीय गांवों में रहते थे। सही। संविधान सभा कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से मिलकर बनी थी। गलत। पहले राष्ट्रीय चुनावों में केवल पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया था। गलत। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। सही। अब आप आगे प्रश्न देखेंगे, राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे कहने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर का क्या आशय था? तो इसका उत्तर लिखें। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी ज़रूरी है। वे कहना चाहते थे कि यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर गरीब या ऊंची नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधी के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में इस असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का विरोध करते रहेंगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद देश को भाषा के आधार पर राज्यों में बांटने के प्रति हिचकिचाहट क्यों थी? तो इसका उत्तर लिखें आप। भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। भारत के विभाजन के फलस्वरूप हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच सांप्रदायिक दंगों में 10 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। इसीलिए हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे नहीं झेल सकता था। यही कारण था कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। अब अगला प्रश्न देखिए, एक कारण बताइए कि आज़ादी के बाद भी भारत में अंग्रेजी क्यों जारी रही? इसका उत्तर लिखेंगे। दक्षिण भारत की जनसंख्या का एक विशाल भाग हिंदी नहीं बल्कि अंग्रेजी बोलता था। इसीलिए यदि उन पर हिंदी थोप दी जाती तो वे भारत से अलग होने की धमकी दे सकते थे। अब आप अगला प्रश्न देखें, आज़ादी के बाद प्रारंभिक दशकों में भारत के आर्थिक विकास की कल्पना किस तरह की गई? तो इसका उत्तर लिखेंगे। आज़ादी के बाद प्रारंभिक दशकों में भारत के आर्थिक विकास की कल्पना स्टील प्लांट, पुल, बांध आदि के द्वारा की गई। आज़ादी के बाद ये सभी आधुनिक भारत के विकास का महत्वपूर्ण प्रतीक बन गए थे। अब आप आगे देखेंगे, आइए करके देखें मीरा बहन कौन थी, उनके जीवन और आदर्शों के बारे में पता लगाएं। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, मीरा बहन एक अंग्रेज़ महिला थी। उनका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड था।
वह बापू की बेटी जैसी थी। वह बापू और अंग्रेज़ी नौकरशाह के बीच एक पुल का काम करती थी। मीरा बहन 22 नवंबर 1892 20 जुलाई 1982 एक ब्रिटिश एडमिरल की बेटी थी। उसने गांधी जी के साथ रहने और काम करने के लिए इंग्लैंड का अपना घर छोड़ दिया था। उन्होंने अपना जीवन मानव के विकास, गांधी जी के सिद्धांतों के प्रचार एवं भारत के स्वतंत्रता संघर्ष हेतु समर्पित कर दिया था। उन्हें 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पाकिस्तान में भाषा के आधार पर हुए उन विवादों के बारे में और पता लगाएं जिनकी वजह से बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कैसे मिली? तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। जब 1947 में पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो उसके 2 अंग थे, एक भारत के पश्चिम में था और दूसरा इसके पूर्व में था। दोनों प्रदेश सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं भाषाई आधार पर अलग थे। 1948 में पाकिस्तान सरकार ने एकमात्र राष्ट्रभाषा के रूप में उर्दू से संबंधित कानून बनाया, जिससे पूर्वी पाकिस्तान के बहुसंख्यक बंगाली बोलने वालों के बीच व्यापक विद्रोह फैल गया। 1952 का बंगाली भाषा आंदोलन पाकिस्तान के इन दोनों अंगों के बीच मतभेद का पहला संकेत था। यह आंदोलन तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में एक राजनीतिक प्रयास था जिसने पाकिस्तान में एक सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में बंगाली भाषा की मान्यता का समर्थन किया। भाषाई विभेद के अतिरिक्त राजनीतिक एवं आर्थिक उपेक्षा के कारण पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध जन विद्रोह शुरू हो गया। इसके फलस्वरूप 1971 में स्वतंत्रता हेतु युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के अंतिम कुछ सप्ताह में भारतीय सैनिकों की सहायता से पूर्वी पाकिस्तान ने 16 दिसंबर 1971 के दिन पश्चिमी पाकिस्तान को हरा दिया। फलस्वरूप बांग्लादेश की स्थापना हुई। फरवरी 1974 में पाकिस्तान ने भी स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश को मान्यता दे दी। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है।